Hello everyone, welcome back to your educational platform DLED Teachers. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर हमारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का है, जिसका हम लोग 7th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और 7th चैप्टर के 2 पार्ट्स को ऑलरेडी हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिए। हमने आपके लिए ऑल सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी हैं और आपकी प्लेलिस्ट को अपडेट भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज ऑल नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते रहिए भाई, रिवीजन करते रहिए। अब बहुत ही कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, 7th जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका 3rd पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं छात्र सहभागिता कौशल, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन स्किल। ठीक है, क्या देखेंगे, छात्र सहभागिता कौशल। देखिए हम देख रहे थे शिक्षण के आधारभूत कौशल। क्या देख रहे थे, शिक्षण के आधारभूत कौशल पढ़ रहे थे हम। और शिक्षण के आधारभूत जो कौशल हैं उसमें 5 कौशलों को हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज की क्लास में 6th कौशल जो है छात्र सहभागिता कौशल, उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, फिर हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण कौशल, देखिए क्या है, दृष्टांत कौशल जो था उसको वही। उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है। क्या है, यानी कि दृष्टांत कौशल। उदाहरण कौशल क्या है, दृष्टांत कौशल। ठीक है, उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है। कैसे, जब आप उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं तो वो चीज़ें इंटरेस्टिंग भी हो सकती हैं। अगर आप अच्छा समझा रहे हो तो इंटरेस्टिंग होंगी वो चीज़ें, तो इससे क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएंगे बच्चे, एक्टिव हो जाएंगे और जो उनका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सक्रियता और सहभागिता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो प्रेरित करता है, जो उदाहरण कौशल है वो सक्रियता और सहभागिता को छात्रों की प्रेरित करता है। क्या करता है कि बच्चों को सक्रिय करेगा। अगर बच्चों को चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा तो वो सक्रिय एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और जब एक्टिव हो जाएगा बच्चा, उसे इंटरेस्ट आएगा चीज़ में, तो फिर वो उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा, सहभागिता बढ़ जाएगी ऐसे बच्चे की उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है। अब देखिए, जब सक्रियता बढ़ेगी तो बच्चा भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक, जब बच्चा एक्टिव हो जाएगा और सहभागिता करेगा तो नॉर्मल सी बात है, जो शिक्षण है द्विमुखी हो जाएगा। कैसे द्विमुखी हो जाएगा, देखिए अगर टीचर सिर्फ पढ़ा रहे हैं और बच्चे का पार्टिसिपेशन नहीं है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और बच्चा मान लीजिए एकदम पैसिव मोड में बैठा है, निष्क्रिय है बच्चा, ठीक, तब क्या वो द्विमुखी प्रक्रिया माना जाएगा? नहीं। जब बच्चा और शिक्षक दोनों ही एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, सहभागिता दोनों की बराबर है, तब शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। हाँ, बाल केंद्रित शिक्षण में देखिए यहाँ पर तो आपको बाल केंद्रित शिक्षण की बात कही गई। शिक्षण किसी भी प्रकार का हो, ठीक, अगर आप पढ़ा रहे हो क्लास में खड़े होके, तो अगर छात्र की सहभागिता है तो शिक्षण का स्तर जो है फिर वो उच्च हो जाता है, अच्छा शिक्षण माना जाता है फिर वो। ठीक, और बाल केंद्रित शिक्षण में तो यही है कि छात्र की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अच्छा देखते हैं। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना है। देखिए क्या है, जो हमारा सहभागिता कौशल है, नाम से ही पता है छात्र सहभागिता, ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है, बच्चों की सहायता बोल रही हूँ, बच्चों की सहभागिता से हमें चैप्टर को जो है डिस्कस करना है और उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना और समझाना है बच्चों को। ठीक, देखिए छात्र क्या लिखा है, इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग प्रतिक्रिया से पाठ का क्रमशः विकास करना है। अच्छा, वही मैंने बताया
कि इसका लक्ष्य क्या है। जो सहभागिता कौशल है इसमें क्या है, बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है, हमें उनकी सहायता से जो पाठ है उसका विकास करना है, उसको अच्छे से पढ़ाना है बच्चों की सहायता से। ठीक, चलिए, जितने छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर एवं अनुशासित होगा। देखिए, जितने ही बच्चे भाग लेंगे शिक्षण रुचिकर होगा। अनुशासित कैसे होगा, जब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है उनको पढ़ने में, तो फिर शैतानी नहीं करेंगे बच्चे, उनका पूरा कंसंट्रेशन जो है बना रहेगा, कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरीके से कहाँ, पढ़ाई पर, शिक्षण पर, तो उससे अनुशासन खुद ब खुद कक्षा में आ जाएगा। ठीक, और रुचि होगी बच्चों की तो पार्टिसिपेट करेंगे, जब पार्टिसिपेट सभी बच्चे कर देंगे तो कक्षा अनुशासित हो जाएगी। तो आपको क्या समझना है इसमें, मेन चीज़ छात्र सहभागिता कौशल वो होता है जहाँ पर टीचर छात्रों की सहभागिता से जैसे कि बच्चों को पार्टिसिपेट करा के जब पाठ को पढ़ाता है, ठीक, तो वो शिक्षण क्या कहलाता है, छात्र सहभागिता कौशल कहलाता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको बस ऐसे लिख के आना, अध्यापक कक्षा में जब छात्रों की सहभागिता के द्वारा किसी पाठ को पढ़ाते हैं या उसका विकास करते हैं तो वो छात्र सहभागिता कौशल हो जाता है, कहलाता है। और इसमें क्या है, इसमें जो है छात्र सक्रिय रहते हैं, कक्षा का वातावरण रुचिकर रहता है, अनुशासित रहता है। ठीक है, और द्विमुखी प्रक्रिया बन जाता है। क्यों, क्योंकि बच्चे और शिक्षक दोनों ही एक्टिव हैं। ठीक, छात्र सहभागिता से सीधा सा मतलब निकलता है बच्चों के सहभागिता के द्वारा, सहभागिता से जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, छात्र सहभागिता कौशल कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें। देखिए, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें। पहला क्या है, प्रश्न पूछकर। अब देखिए प्रश्न कैसे पूछकर, ठीक है, कैसे प्रश्न पूछकर। देखिए, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें, आप बच्चे से प्रश्न पूछेंगे, बच्चा उत्तर देगा, सक्रिय होगा, सहभागिता हो जाएगी। सक्रिय होकर जब आंसर दे रहा है, आपने प्रश्न पूछा कि बेटा तुम खड़े हो जाओ, बच्चा एकदम एक्टिव मोड में आया, ठीक, उसने आंसर दिया, तो क्या हुआ, सहभागिता हुई उसकी। जब प्रश्न पूछकर तो आप विकास कर सकते हो छात्र सहभागिता कौशल का। चित्र बनवाकर, बच्चों से चित्र बनवा सकते हो। ठीक है, कैसे, आप ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मान लीजिए मैंने एक बेसिक सी आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल, आप ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, आपने बोला कि चित्र, आप साइंस पढ़ा रहे हो, क्लास में खड़े होके आपने बोला बेटा ऐसा करो ना, आप चित्र बना लो। ठीक है, क्या करना है, ठीक है, आप जो है आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपने बच्चे से कहा बेटा ऐसा करो, आओ हमें एक पेड़ का डायग्राम बना के दिखाओ। ठीक है, एक पौधा बनाओ छोटा सा। ठीक, क्या हुआ, आपने बच्चे को बोला कि तुम उठ जाओ और आओ यहाँ पर ये चित्र बना के दिखाओ मुझे जो मैंने कहा है। आपने बोला बच्चे से, बच्चा एकदम से एक्टिव मोड में आया और उसने आके ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना दिया। क्या हुआ, सहभागिता हो गई बच्चे की। अब जब एक बच्चे ने बनाया तो दूसरे बच्चे भी उससे जो है इंटरेस्ट हो सकता है, उनको इंटरेस्ट आ सकता है, तो वो भी बोल सकते हैं कि मुझे भी बनाना है, मैं भी बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट आ सकते हैं बच्चों के। ठीक, तो आप कैसे कर सकते हो, आप प्रश्न पूछ कर प्रयोग कर सकते हो छात्र सहभागिता कौशल का। आप चित्र बनवा कर करवा सकते हो, चित्र बनवा सकते हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो, रिक्त स्थान भरवा कर। आपने कोई सेंटेंस दिया और उसमें रिक्त स्थान छोड़ दिया बीच में। अब आप पूछ रहे हो बच्चों से कि किस बच्चे को पता है कि जो ये ब्लैंक स्पेस मैंने छोड़ा है इसके अंदर क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चे सहभाग करेंगे, उसमें सक्रिय हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या, अधूरी वाक्य छोड़कर, आपने वाक्य लिखा अधूरा छोड़ दिया, बच्चों से बोलेंगे कि पूरा करो। ठीक, और क्या है, खेल गीत कविता द्वारा, आप खेल खिलवा सकते हो, आप गीत गाने के लिए बोल सकते हो, कविता बच्चे से गाने के लिए बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आप ये प्रयोग कर सकते हो किसके लिए, छात्र सहभागिता, बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहने का, पार्टिसिपेशन हो जाएगा बच्चे का इससे। ठीक है, और क्या, फ्लैश कार्ड के प्रयोग के द्वारा आप फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग कैसे करें, तो प्रश्न पूछ कर सकते हैं, चित्र बनवा कर सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भरवा के कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अधूरे वाक्य छोड़कर उनको कंप्लीट करवा के कर सकते हैं, कविता खेल गीत ये सब करवा के कर सकते हैं, और फ्लैश कार्ड के प्रयोग के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कौशल की तरफ। किधर बढ़ेंगे, नेक्स्ट कौशल की तरफ। देख लेते हैं 7वां कौशल कौन सा है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है,
स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। क्या है? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। उद्दीपन को क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डालिए फटाफट से। देन मैं ऊपर से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको पूरा कंप्लीट एक ही बार स्क्रीन पे दिखाऊंगी। फटाफट से आप लोग डालिए हेडिंग, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। ठीक है, आई होप आप लोगों ने डाल ली होगी। तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जो बच्चे स्लो लिख रहे हैं वो भी डाल लें हेडिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। देखते हैं हाँ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक से है। यहाँ पर ये जो मैंने ये लगा दिया है पूर्ण विराम, इसको कट कर दीजिएगा, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। वेट करिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है, रुकिए 1 मिनट। ये जो यहाँ पर मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको कट कर दीजिएगा यहाँ से, वो गलती से लग गया होगा। चलिए देखते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय, उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय क्या है? उस शिक्षण तकनीक से है। क्या है? उस शिक्षण तकनीक से है जिसके द्वारा अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करता है। देखिए क्या है उद्दीपन परिवर्तन। देखिए क्या मतलब है, उद्दीपन परिवर्तन की जो प्रक्रिया है, जो कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन जो कौशल है, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि वो विधि या तकनीक, ठीक है, वो विधि या तकनीक जिसके द्वारा शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है, ठीक है, जब कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसमें क्या करेगा, वो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं कक्षा में, उनका ध्यान आकर्षित करना है। किधर किधर करना है? गतिविधियों की ओर आकर्षित करना है। किधर? गतिविधियों की ओर ध्यान को आकर्षित और केंद्रित करना है। मतलब बच्चे को हमें कंसंट्रेशन करवाना है, कॉन्सेंट्रेट करवाना है एक जगह पे, जहाँ पे आप करवा रहे हो जो शिक्षण की प्रक्रिया, वहाँ पर बच्चे का ध्यान केंद्रित हो जाए, बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है, आकर्षित हो चीज़ें, उससे अभिप्राय है। तो इसीलिए कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण तकनीक से है जिसके द्वारा एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों का ध्यान कक्षा की गतिविधियों की ओर आकर्षित एवं केंद्रित करता है। ठीक, आगे देखते हैं। अध्यापक ध्यान केंद्रित करने हेतु उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न उपागमों के प्रयोग से शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। देखिए क्या है, अब क्या है, ध्यान केंद्रित करने से मतलब था इसका, और ध्यान को केंद्रित करने के लिए क्या करता है, क्या करता है? देखिए वो उपागम जिनसे जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, उपागम क्या होता है वो, देखिए जैसे कि उपागम, जैसे कि आप समझ लिया आपने ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जिनमें बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा इससे जब बच्चे को जो इंटरेस्ट आएगा आप जो पढ़ा रहे हो उसमें, तो जो शिक्षक की प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया है जो, वो कैसी हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी, रुचिकर हो जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। जिससे छात्र शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऊबते नहीं है। क्या मतलब है इससे? क्या है, जब आप उपागमों का प्रयोग करेंगे तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो वो बोर नहीं होगा। ठीक, कक्षा में बोर नहीं होगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक, क्या हो जाएगा, कक्षा में इंटरेस्ट बना रहेगा, शिक्षण में इंटरेस्ट बना रहेगा बच्चे का, वो ऊबेगा नहीं, यानी कि बोर नहीं होगा बच्चा। ठीक, आगे देखते हैं। अतः थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, ध्यान दिखाते हैं। हाँ, अतः छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या है, अतः छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे ही उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। अब देखिए समझ लीजिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है? कक्षा के वातावरण को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए, बच्चे का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है, वो क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगर आपसे पूछते हैं तो आपको यही लिखना है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए
कक्षा के वातावरण को रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है। अध्यापक जो अपने व्यवहारों में जानबूझ के परिवर्तन लाता है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं। शिक्षक शिक्षण को रोचक बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग करता है। देखिएगा अब क्या है, विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों का प्रयोग कैसे करेगा। देखिए, मॉडल का प्रयोग कर लिया, चित्र का प्रयोग कर लिया, खेल का प्रयोग कर लिया, और क्या करेगा, गतिविधि आधारित चीज़ें करा दी। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग जिसको कहते हैं, करके सिखाया, ठीक है। क्रियापरक जिसको कहते हैं, बच्चे करके सीख रहे हैं। ये चीज़ें क्या है, ये वही है उद्दीपन जिनका प्रयोग करके टीचर जो है कक्षा के वातावरण को रुचिकर बनाता है और बच्चे बोर नहीं होते। चलिए देख लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, देखिए जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग, ठीक है। सहायक सामग्री क्या होती है, ऑडियो होती है, विजुअल ऑडियो होती है, वीडियो होते हैं, ठीक है। और क्या है, ऑडियो और विजुअल दोनों भी होते हैं। जैसे कि देखिएगा टेलीविज़न हो गया, अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब क्या है, दृश्य और श्रव्य दोनों के अंतर्गत आता है, सहायक सामग्री में दोनों के अंतर्गत आता है। देख लीजिएगा क्या है, यूट्यूब, आपने कोई भी एक जो है इंफॉर्मेशन वाला वीडियो बच्चों को दिखाया, ठीक है, जो उनकी कक्षा से उनके सब्जेक्ट से रिलेट करता था, जिसको देख के बच्चों को क्या हुआ, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या है उसमें इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि वो देख के चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक। तो ऐसे हो जाएगा सहायक सामग्री का प्रयोग। श्याम पट्ट पर लेखन करना यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाना, ठीक है। छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछना, क्वेश्चनिंग जो होती है हम कर सकते हैं क्वेश्चन बच्चों के पास जाके, ठीक है, कि तुम बताओ ऐसा है। आप बच्चे की सीट पे पास में जा के आपको, ठीक है, पढ़ा सकते हो, बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, हाथ से इशारे करना, ठीक, चेहरे के भाव बदलना आदि, ठीक। ये क्या है, उद्दीपन है, उद्दीपन है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, फिर बढ़ेंगे। देखिए अब आप समझिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल वो होता है जो कक्षा में जो गतिविधियां कराई जा रही हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग करता है टीचर, और क्या करता है, जिन उपागमों का प्रयोग करता है जिससे कि बच्चे का ध्यान केंद्रित रहे पढ़ाने पे, वो बोर नहीं हो, तो ठीक। और क्या है, अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है जानबूझ के टीचर। कक्षा के आपसे पूछते तो आप ऐसे लिखिएगा, कक्षा के वातावरण को आकर्षित, रोचक एवं सुगम बनाने के लिए अध्यापक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है उसे हम उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं, ठीक। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये हमने देख लिया था एग्जाम्पल, ठीक है, किसका, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। जैसे देख ली, जैसे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, घटक देख लेते हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक क्या हैं देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, पहला स्वरों में उतार चढ़ाव, ठीक। स्वरों में उतार चढ़ाव, जैसे कि बोल रहे हो आप तो कहीं पे आप हमेशा एक जैसा बोलते हो, कहीं पर ऊंचा बोलते हो, कहीं पे फिर थोड़ा सा आवाज़ धीमी करके बोलते हो, ठीक। तो वही है स्वरों में उतार चढ़ाव, इसका ध्यान रखा जाए। हाव भाव भंगिमा, यानी कि जब आप बोल रहे हो तो आपके हाव भाव, जो चीज़ आप जिस प्रकार से बोल रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई बच्चे को इस तरीके का टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो बहुत ही वीरता पर आधारित हो, तो आपके फेस के एक्सप्रेशन वैसे हों। कोई चीज़ बहुत सैड है तो वैसे एक्सप्रेशन हो, कोई वो चीज़ बहुत खुशी की है तो वैसे एक्सप्रेशंस हो, इसलिए कहा गया हाव भाव और भंगिमा, ठीक है, का प्रयोग। अच्छा, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, ठीक है। यथोचित शरीर संचालन, यानी कि शरीर संचालन क्या है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इसको कह सकते हैं, कि कैसे आप जो है बॉडी की जो आपके हाथ हैं, पैर हैं, मतलब पार्ट्स हैं, उनका आप प्रयोग कर रहे हो जब पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ाते समय आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक। तो इसीलिए क्या कहा गया, यथोचित शरीर संचालन, ठीक। शरीर संचालन ये भी हो सकता है, जब आप जिस प्रकार से बोल रहे हो आपकी बॉडी, एक बॉडी लैंग्वेज भी आपने सुना होगा शब्द, एक शब्द होता है बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है कि शरीर बोल रहा है, नहीं, आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो, जिस चीज़ पे बोल रहे हो, आपकी जो बॉडी है वो उसी प्रकार से उस समय होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ जिसको बोलते हैं बॉडी की, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं वो सेम उसी चीज़ से बोलें। आप पढ़ा रहे हो कोई बहुत अच्छा सा टॉपिक, ठीक है, आपको चलने का ही ढंग नहीं है,
ठीक, आपको खुद की चाल पे कंट्रोल नहीं है तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, आपका इंप्रेशन क्या जाएगा। तो आपको यही बताया गया है कि यथोचित शरीर संचालन, बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी आपकी अकॉर्डिंग टू योर जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना कि तो इसीलिए कहा गया है यथोचित शरीर संचालन, कि आपके शरीर का संचालन भी वैसे ही होना चाहिए। ठीक, अच्छा, भाव केंद्रण, ये है भाव केंद्र और मौन या विराम। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रुक के बोलना है, आप ये नहीं कि आपने बोलना स्टार्ट किया तो आप घास काटते चले गए बिल्कुल। ठीक है, ये पैटर्न नहीं होना चाहिए, आप बोले, ठीक, थोड़ा सा रेस्ट होता है बीच में। विराम आपने सुना होगा ना, तो उसमें क्या है, बोलते समय भी यूज़ किया जाता है विराम का। तो बोला, थोड़ा सा रेस्ट करके आपके वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में गैपिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक, ये है घटक, क्या है, स्वरों में उतार चढ़ाव, भाव भंगिमा का प्रयोग, शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, यथोचित शरीर संचालन, भाव केंद्र और मौन या विराम। ठीक, ये हो गए हैं हमारे क्या, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक। ठीक, अब हम देखेंगे अगला कौशल, चलिए बढ़ते हैं। पुनर्बलन कौशल यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल। ठीक है, रीइंफोर्समेंट स्किल। ठीक, पुनर्बलन क्या होता है, सबसे पहले तो आप समझिए पुनर्बलन होता क्या है। मान लीजिए कि कोई चीज़ है, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया किसी ने, आप छोड़ दीजिए बच्चे को। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक, और इनकेस ऐसा हो जाए किसी के साथ जिसने पार्टिसिपेट किया, उसने बहुत मेहनत की और वो रह गया, एक आध नंबर से रह गया, अब वो बहुत नर्वस है। ठीक है, कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे नहीं होगा, अब नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, जब कोई आके उसको कहता है कि नहीं तुम फिर से प्रयास करो, तुम्हारा होगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। ठीक है, ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट है कि हम दोबारा से उस बंदे को पुश कर रहे हैं कि तुम करो ये काम, तुमसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही है पुनर्बलन, यानी कि पुनः बल दे देना। पुनर्बलन से क्या मतलब है, पुनः किसी को किसी कार्य को करने के लिए बल दे देना, तो वही पुनर्बलन कौशल है। 2016, 17 और 23 में, कब, 2016 में, 17 में और 23 में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि पुनर्बलन कौशल क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु, प्रश्नों के उत्तर देने व सही विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे पुनर्बलन कहते हैं। देखिए वही बात कही है, शिक्षक का वो व्यवहार जिसमें क्या है, बच्चों को आप क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट करने के लिए पुनर्बलन दे रहे हो। ठीक, कि तुम भी करो, इसमें सहभागिता करो, तुमसे हो जाएगा। आपने किसी बच्चे को क्लास में खड़े होकर कहा कि बेटा तुम खड़े हो जाओ और तुम भी करो, ये यहाँ पर सारे बच्चे देखो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो तुम भी करो। ठीक है, तो तुमसे भी हो जाएगा। अब जब आप उसको पुनर्बलन दे रहे हो, ठीक है, रीइंफोर्समेंट कर रहे हो बच्चे को, तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस का लेवल जो है बूस्ट हो जाएगा, उसके अंदर उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बूस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बच्चा पार्टिसिपेट करने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपने उसको रोज पॉजिटिव वर्ड्स बोले हैं। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स बोले कि तुम करो, तुम कर लोगे। ठीक, तो ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है, पॉजिटिव पुनर्बलन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, तो अच्छा ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको मैं। देखिए तो क्या है, शिक्षक का वह व्यवहार जिससे छात्रों को पाठ के विकास में भाग लेने हेतु, प्रश्नों के सही उत्तर देने व सही विचार व्यक्त करने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे पुनर्बलन कहते हैं। ठीक, प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए, थोड़ा सा बच्चे ने बोला रुक गया, शाय था बच्चा, ठीक है, या घबरा रहा था, या तो शाय था या घबरा रहा था। ठीक है, तो आपने उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया, पुनर्बलन दे दिया कि करो, हाँ बोलो, सही बोला है तुमने, क्या बोला तुमने, आपने क्या बोला क्लास में कि हाँ सही बोला है तुमने, तो आगे और बोलो, हाँ ठीक है बढ़िया है। क्या था ये, पुनर्बलन था। अब बच्चे के अंदर से डर थोड़ा सा खत्म होगा, तो आगे भी अपना उत्तर जो है देने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक, चलिए, सही विचार व्यक्त करने के लिए कर सकते हो, प्रोत्साहन दे सकते हो, उसे ही क्या कहते हैं, पुनर्बलन। आप यहाँ से समझिए कि बच्चे को सपोर्ट दे देना एक तरीके से। अगर बच्चा कोई काम कर रहा है, प्रश्न के उत्तर दे रहा है, आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दो कि हाँ तुमने अच्छा किया, आगे बोलो, तुम कर सकते हो, ये पुनर्बलन है। ठीक, आगे देखते हैं। या एक डेफिनेशन ही होगी, दूसरा ये है, देखिएगा, हाँ देखिएगा, पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय ऐसे
उद्दीपनों का प्रयोग करने से है जिनके प्रस्तुतिकरण से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। देखिएगा क्या है, ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करने से आपने क्या किया, जिसके प्रस्तुतिकरण से किसी अनुक्रिया के होने की आशा बढ़ जाती है। देखिए क्या है, कोई बच्चा किसी काम को नहीं कर पा रहा है, आप उसको पुनर्बलन दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो काम है उसके होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पुनर्बलित हो रहा है बच्चा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट आप जब दे रहे हैं बच्चे को तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो रहा है और जो काम बच्चा कर रहा है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, आप उद्दीपनों का जब प्रयोग कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टिमुलस का प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ शाबाश तुमने बढ़िया किया। ठीक है, हम कैसे स्टिमुलस यूज़ कर रहे हैं, यानी कि उद्दीपन, कि हाँ शाबाश तुमने बढ़िया बोला, थोड़ा सा और बोलो, तुमसे हो सकता है। ठीक, ये क्या है, उद्दीपन है। क्या है, उद्दीपन है। आपने क्या बोला, ये स्टिमुलस है, आपने कहा हाँ बेटा शाबाश बहुत बढ़िया, हाँ आगे बोलो, तुमने सही बोला है, आगे बोलो, तुमको आता है। ये क्या था, ये आपने स्टिमुलस दिया बच्चे को। अब क्या है, जो वो आंसर दे रहा था उस आंसर के सही देने की जो है आशा बढ़ गई कि बच्चा आगे भी आंसर भी सही देगा, इसको पूरा बता देगा। तो क्या हुआ, उस क्रिया के होने की आशा बढ़ गई। ये क्या है, पुनर्बलन है। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। पुनर्बलन कौशल में दंड और पुरस्कार दोनों को ही परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में लाया जाता है। हाँ देखिएगा, पुनर्बलन जो है इसमें दंड और पुरस्कार भी दिया जाता है। कहीं पर कैसे है कि आपने बोला कि ऐसा करो, तुम ये काम कर दो, बहुत बढ़िया, तुमको हम क्या करेंगे, पुरस्कार देंगे। कक्षा में कॉम्पिटिशन्स करवाई जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, प्राइज़ मिलते थे कि फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़। ठीक है, तो क्या था, ये पुरस्कार वाला था। एक क्या है, अगर तुमने चैप्टर को याद नहीं किया, टीचर ने बोला बच्चे से कि अगर तुमने कल इस चैप्टर को याद करके मुझको सुनाया नहीं, लर्न नहीं किया, तो तुमको कल डंडे पड़ेंगे। ठीक, ये क्या है, दंड है। ठीक है, क्या है, दंड है। तो इसीलिए दंड और पुरस्कार को कैसे यूज़ किया जाता है, परिस्थिति के अनुसार। ठीक, जब जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग दंड और पुरस्कार को यूज़ किया जाएगा, प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। यह अध्यापक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि किस व्यवहार को किस समय व किस प्रकार से पुनर्बलित किया जाए। ठीक, क्या है, अध्यापक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि किस व्यवहार को किस प्रकार, जैसे कि आप टीचर ये चीज़ देखेगा ना कि बच्चों को किस समय दंड देना है, किस समय पुरस्कार देना है। खैर दंड देने का प्रावधान तो खत्म ही है, अब आप बच्चे को टच भी नहीं कर सकते हो मारने के नाम से। ठीक, क्योंकि बच्चा भगवान है, याद रखिएगा। तो बच्चों को मारने का तो कोई अब दंड वंड देने का तो सिस्टम गायब है। ठीक, चलिए, लेकिन हाँ ये पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बातें बता रही हूँ। ठीक है, दंड और पुरस्कार दोनों का प्रावधान है इसमें, बच्चे के व्यवहार के अकॉर्डिंग। कैसे, अगर अच्छा व्यवहार किया बच्चे ने तो आप उसको पुरस्कृत करोगे। अगर बच्चा जो है काफ़ी बदतमीज़ किस्म का है, ठीक है, वो एब्यूशिंग कर रहा है क्लास में, दूसरे बच्चों को मार रहा है, फोड़ रहा है, वहाँ पर दंड का प्रावधान होगा। तो वही कहा गया है, टीचर अपने कौशल के अकॉर्डिंग जो है किस व्यवहार को कब यूज़ करना है, कब दंड को, कब पुरस्कार को, वो टीचर देखेगा। फिलहाल आप प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को आप मार नहीं सकते हो, दंड नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्किनर ने क्या कहा है। अच्छा जी, पुनर्बलन जो है, स्किनर जो है क्या कहते हैं पुनर्बलन के बारे में। देखिए पुनर्बलन जो शब्द है, देखिए जो हल हैं मनोवैज्ञानिक, उन्होंने पुनर्बलन जो है यूज़ किया है। रुकिए एक मिनट, अभी एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो क्या है, देखिए जो स्किनर हैं, वीएफ स्किनर जो हैं मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने अपने सिद्धांतों में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। किसने किया है, वीएफ स्किनर ने। ये क्वेश्चन आपसे डीएलएड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीटेट में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, वीएफ स्किनर से क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, पुनर्बलन का सबसे ज़्यादा प्रयोग अपने सिद्धांतों में किसने किया है, बीएफ स्किनर ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा, बीएफ स्किनर। आगे देखते हैं हम, चलिएगा क्या कहा है स्किनर महोदय ने, देखते हैं। पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। क्या है, पुनर्बलन वह स्थिति है जो छात्र की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। कैसे, देखिएगा प्रतिक्रिया में वृद्धि कैसे करती है। जब कोई बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, आपने जाकर उसको रीइंफोर्समेंट दिया, पुनर्बलन दिया, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो क्रिया कर रहा था जो बच्चा,
फिर जब उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो कार्य की होने की संभावना थोड़ी कम थी वो फिर काम हो जाएगा, क्योंकि जब आप पुनर्बलित करोगे बच्चे को तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए यही कहते हैं स्किनर महोदय। आगे देखते हैं हम पुनर्बलन के प्रकार। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पुनर्बलन के प्रकार कितने हैं? तो देखिएगा, पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है पुनर्बलन। देख लेते हैं कौन कौन सा, अभी मैंने आपको बताया भी था। देखिए, सबसे जो पहला है वो है धनात्मक पुनर्बलन, जिसको हम क्या कहते हैं, सकारात्मक, क्या कहते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन। अब सकारात्मक पुनर्बलन क्या है देखते हैं। इस प्रकार के, एक मिनट, हाँ देखिएगा, इस प्रकार के पुनर्बलन के प्रयोग के द्वारा छात्रों में सकारात्मक अनुक्रिया कराई जाती है। क्या है, हम जब बच्चे को पॉजिटिव, सकारात्मक से ऐसा समझिए, जब किसी चीज़ के लिए बच्चे को हम बोलते हैं हाँ शाबाश तुमने कर लोगे, बहुत बढ़िया किया तुमने कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए क्या है, तो इस प्रकार के पुनर्बलन के प्रयोग के द्वारा छात्रों में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव अनुक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो यह सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। जैसे क्या, देखिए पुरस्कार, आपने क्या किया, बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, आपने पुरस्कार दिया, सकारात्मक पुनर्बलन है। प्रशंसा कर दी, ठीक है, शाबाशी दे दी, ये क्या है, सब सकारात्मक पुनर्बलन है। अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, जिसको हम ऋणात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के पुनर्बलन में छात्रों की ऐसी, एक मिनट रुकिए, ठीक है, क्या इस प्रकार के पुनर्बलन में, किस प्रकार के, नकारात्मक पुनर्बलन में, देखिएगा, इस प्रकार के पुनर्बलन में छात्रों की ऐसी अनुक्रिया को रोकने का प्रयास किया जाता है जो उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए हानिकारक होती हैं। देखिए क्या है, जो नकारात्मक पुनर्बलन है उसमें बच्चे की जो गंदी चीज़ें हैं, गंदी आदतें हैं, जैसे वो अब्यूजिंग कर रहा है, एक दूसरे को मार रहा है बच्चे को, ठीक है, अपने जो सहपाठी हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको मार रहा है, पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है, इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा। ठीक, जो कि ये चीज़ें जो हैं बच्चे की शिक्षण यानी कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसमें बाधक है ना, ये हानिकारक है उसके लिए। जब वह अब्यूजिंग करेगा तो कोई भी बच्चा उसके साथ बैठना नहीं चाहेगा, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा। चोरी कर रहा है बच्चा तो कोई भी उससे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें क्या है, उसके शिक्षण में बाधक है, हानिकारक है। इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है नकारात्मक पुनर्बलन में। देख लेते हैं क्या, जैसे दंड देना, बच्चे ने चोरी कर ली, अब्यूजिंग कर दी, आप जो है बच्चे को दंड दे रहे हैं कक्षा में अध्यापक। गुस्सा करना, ठीक है, डांट देते हैं, फटकारना, ये आदि क्या है, ये नकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। पुनर्बलन कौशल के घटक देख लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए पुनर्बलन कौशल के घटक देखते हैं। क्या घटक हैं? प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग। ऐसे कथनों का प्रयोग कीजिए, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए आप जो बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हो, बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो। ठीक है, छात्र प्रतिक्रिया का सम्मान। अगर आपको कोई बच्चा कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कक्षा में कुछ बता रहा है, बोल रहा है, कुछ करके दिखाना चाहता है, तो उसका सम्मान कीजिए हमेशा। ये मत कहिए कि तुम तो बेवकूफ़ हो। कोई ऐसा बच्चा, ठीक है, जो सामान्य बुद्धि के बालकों से भी कम बुद्धि का है, ठीक है, उस बच्चे ने कोई कार्य करने के लिए बोला कक्षा में, आप टीचर हैं, आपने बोला तुमको कुछ नहीं आता, तुम बैठ जाओ, ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर वो बच्चा भी खड़ा हुआ है जो सामान्य बुद्धि से नीचे की बुद्धि का है, यानी कि आप मान लीजिए कि बच्चा जो है मंद बुद्धि का बच्चा है, ठीक, बच्चा पढ़ने में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, शैतानी करता है, ठीक है, अगर वो बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है, कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहा है कक्षा में, कोई प्रतिक्रिया दे रहा है बच्चा, ठीक है, आपने मालूम है आपको ये बैक बेंचर है बच्चा, ठीक है, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए, और ये शैतान है, बस ये क्लास में शैतानी कर सकता है और शिक्षण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। बस अगर वो बच्चा भी कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, उसने कहा कि सर मैं आज इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं, आपने क्या बोला, चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हें कुछ आता है, तुम सिर्फ कक्षा में बाधा उत्पन्न करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, इस तरीके के रिएक्ट आपको नहीं करना है। अगर उस बच्चे ने भी कभी कहा है, कोई प्रतिक्रिया दिया, आपको उसका सम्मान करना है। ठीक, क्या करना है, सम्मान करना है। तो लिखा है इसलिए छात्र प्रतिक्रिया का सम्मान।
सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन क्या, आपने क्या किया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, ये क्या है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन शब्द हैं जिनका आपको प्रयोग करना है, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। ठीक। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, अब वही मैंने बताया, चोरी कर रहा है बच्चा, गाली दे रहा है, एब्यूशन कर रहा है, एक दूसरे को मारा, सर फोड़ रहा है बच्चा, आपने बोला तुम इतने बदतमीज बच्चे हो ना, ठीक है, तुमको मैं दंड दूंगा आप, ठीक है, आपने क्या बोला, तुमको मैं दंड दूंगा आप, ठीक है, ठीक है, क्या बोलो, तुमको मैं दंड दूंगा आप, क्योंकि तुमने पूरी क्लास में बिगाड़ दिया सभी बच्चों को, सारे बच्चे शैतानी करने के मूड में रहते हैं तुमको देख के, ठीक है, तुमको मैं एक दिन देखना मुर्गा बनाऊंगा। ठीक, इस तरीके के ये शब्द आपको प्रयोग करने हैं। कोई बच्चा जो है नहीं, उसका बिहेवियर ठीक हो रहा है तो, अब लेकिन शब्द प्रयोग करिएगा, यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि शिक्षा नीति हमारी जो कहती है ना कि आप बच्चे को छू नहीं सकते हो मारने के नाम से। ठीक, क्योंकि बच्चा भगवान है और हम सेवक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। ठीक है, अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग। अब अशाब्दिक पुनर्बलन कैसे, बच्चा बहुत शैतानी करा, माने ना, आपने आंखें से बहुत तेज घूर के देख लिया, ठीक है, मुंह बना दिया, ठीक, अब बच्चे ने आपकी आंखों की तरफ देखा, अब उसने नजरें नीचे कर ली, यह अशाब्दिक पुनर्बलन हो गया। ठीक है, अब क्या है, छात्रों के सही उत्तर को श्याम पट्टे पर लिखना। हाँ, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया है बिल्कुल सही, आपने क्या किया, उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। अब क्या हुआ, ये बच्चे के लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। कैसे, बच्चा मन ही मन में बहुत खुश होगा, आज मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने आंसर दिया तो सर ने, मैम ने मेरा आंसर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा था। अपने घर तक जाके अपने पेरेंट्स को बताएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये थे घटक, क्या थे घटक, प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग, छात्र प्रतिक्रिया का सम्मान, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, अशाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं। पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य देख लेते हैं, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलिएगा, आज की क्लास लेंदी हो जाएगी तो पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए, पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य देखेंगे हम, क्या देखेंगे, पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य देखेंगे। 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ से। ठीक, देखिएगा क्या है उद्देश्य, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। क्या है इसका उद्देश्य, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, सीखने में रुचि बढ़ाना, ठीक, आत्मविश्वास विकसित करना, ठीक, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। क्या है उद्देश्य, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ठीक, सीखने में रुचि बढ़ाना, आत्मविश्वास विकसित करना। अब इन जो है पॉइंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाऊं, ठीक, आप लोगों को खुद ही समझ में आ रहा होगा। ये आत्मविश्वास विकसित करना, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, कक्षा में सक्रिय भागीदारी करना। ठीक है, ठीक है, हो गया, तो यही था हमारा। ठीक, क्या था, ये थे हमारे उद्देश्य। आगे देखते हैं। अब हमारा 9th कौशल जो है वो है श्यामपट्ट लेखन कौशल। क्या है, श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। ठीक, चलिए देख लेते हैं। 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया आपसे कि श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या है। चलिए देख लेते हैं। श्यामपट्ट लेखन कौशल का अर्थ है श्यामपट्ट पर स्पष्ट, सुगम और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता। ठीक, क्या है श्यामपट्ट लेखन कौशल का अर्थ, श्यामपट्ट पर स्पष्ट यानी कि साफ सुथरा, बिल्कुल सुगम और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता क्या कहलाती है, श्यामपट्ट लेखन कौशल का यही अर्थ है। ठीक, चलिएगा लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देन आपको दिखाएंगे आगे। आजकल भाई अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, अपना फीवर बहुत हो रहा है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल सर पे हैं, तो अपनी सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक, और बाहर का बिल्कुल भी मत खाइए, बारिश हो रही है तो इस समय बाहर का खाने से बहुत बीमारियां होती हैं। ठीक, तो एग्ज़ाम दे लीजिए पहले बढ़िया से, एकदम स्वस्थ रह के, मस्त रह के,
उसके बाद में जितना एंजॉय करना हो कर लीजिएगा, पर अभी अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर 4-5 दिन के लिए भी आपको फीवर आ गया ना, तो वो 4-5 दिन आपके चले जाएंगे, पढ़ नहीं पाओगे, और उसके बाद में 5-6 दिन फिर वीकनेस में चले जाएंगे। ठीक, इसीलिए कह रही हूँ बहुत ध्यान रखिए अपना, ठीक, खाने पीने का, और हेल्दी खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए जब तक बारिश हो रही है, और बारिश में ज़्यादा भीगने का प्रयास मत करिएगा। चलिए, अब तक लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चलिए, श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सच्चा मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, क्योंकि इसका प्रयोग अध्यापक अपने पाठ को सरल एवं रोचक बनाने के लिए करता है। हाँ भाई, अगर देखिए ब्लैक बोर्ड नहीं है तो चीज़ें सिर्फ मौखिक हो जाएंगी, फिर आप लिख के नहीं दिखा पाओगे। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, सारे जो है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या करते हैं टीचर? आपको ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं, कोई डायग्राम है वो आपको बनाकर दिखाते हैं। कोई भी आप मान लीजिए, कुछ भी बच्चा शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, कोई शब्द है जिसको शुद्ध नहीं लिख पा रहा है, तो टीचर श्यामपट्ट पे लिखेंगे, ठीक है? तो बच्चा उसको देख के लिखेगा, तो फिर धीरे धीरे वो शब्द शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए क्या है, श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग अध्यापक अपने पाठ को सरल एवं रोचक बनाने के लिए करता है। ठीक, अच्छा, श्यामपट्ट का प्रयोग अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। क्या करता है? अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि इसमें आंखें और कान दोनों सक्रिय रहते हैं। क्या देखिएगा, श्यामपट्ट में आंखें और कान, टीचर बोल रहा है तो आपके कान एक्टिव हैं, और लिख रहा है, देख रही हैं, तो आंखें एक्टिव हैं। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें आंखें और कान दोनों सक्रिय रहते हैं, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी हो जाए, लंबे समय तक बना रहता है। अतः प्रत्येक अध्यापक को श्यामपट्ट प्रयोग करने की कला में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप लिख रहे हो एक लाइन इतना तिरछा लिख दिया आपने कि एकदम नीचे से लिखना शुरू किया, स्टार्ट तक ऊपर तक पहुंच गई, ये तरीका नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है, प्रत्येक अध्यापक को इस कौशल का प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए, श्यामपट्ट का प्रयोग करने में दक्ष होना चाहिए। कि आप साफ सुथरा लिखो, सीधी लाइन में लिखो, प्रत्येक लाइन के बीच में गैपिंग जो है बराबर हो। ठीक, तो इसीलिए तो तब क्या हो जाएगा, जब आप अच्छा लिखोगे, सुंदर लिखोगे, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रभावशाली होगी और ज़्यादा बच्चों पे भी असर डालेगी। जब साफ सुथरा लिखा होगा तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, इसीलिए कहा गया है, अतः प्रत्येक अध्यापक को श्यामपट्ट प्रयोग करने की कला में दक्ष होना चाहिए। ठीक, ये था श्यामपट्ट लेखन कौशल। आगे देखते हैं, श्यामपट्ट लेखन कौशल की उपयोगिता क्या है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ठीक है, देख लेते हैं। पहला, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्तनी संबंधी यानी कि कोई चीज़ गलत लिख रहा है बच्चा, कोई शब्द गलत लिख रहा है, उसको क्या श्यामपट्ट पर सही से लिख दिया, बच्चा देख के लिखेगा, और जो वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं वो शुद्ध हो जाएंगी। ठीक, दूसरा, गणित, विज्ञान और अन्य विषयों में चित्र, ग्राफ और रेखा चित्र बनाने के लिए श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मैथ पढ़ाओगे तो आप देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है लिख के दिखाओगे। ठीक, ग्राफ बनाओगे, विज्ञान के चित्र बना के दिखाओगे, तो ब्लैक बोर्ड पे ही बना के दिखाओगे, तो ठीक है, इसमें प्रयोग होता है। तीसरा क्या है, कक्षा को सजाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए टीचर्स डे है, चिल्ड्रंस डे है, हम क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बना देते थे, फूल बनाते थे। ठीक, बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइंस बनाते थे, तो क्या था, कक्षा को सजाने के काम में आता था, ऐसे। ठीक, प्रयोग किया जाता था। अच्छा, महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं या घोषणाओं को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक, लिख दी जाती थी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ठीक है, वो उनको प्रदर्शित किया जाता था। आगे देखते हैं, 5th पॉइंट क्या है, किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए भी श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, श्यामपट्ट के प्रयोग में सावधानियां। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि श्यामपट्ट के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, लिखने के बाद श्यामपट्ट के सामने खड़े ना रहें, ये सावधानी रखिए कि आपने लिख दिया है तो हट जाइए। ठीक है, साइड में हट जाइए, क्योंकि अगर आप हटेंगे नहीं तो बच्चों को दिखेगा नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट,
अच्छा, डस्टर हमेशा बाएं हाथ में होना चाहिए और दाएं हाथ से लिखने का कार्य करना चाहिए। उल्टे हाथ में डस्टर पकड़िए और सीधे हाथ से लिखने का काम करिए, ठीक है। अच्छा, श्याम पट्ट पर जो भी लिखा जाए उसकी भाषा शुद्ध, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, जो भी लिखो आप उसको शुद्ध लिखो, स्पष्ट लिखो, ठीक है, जिससे बच्चों को समझ में आए। अक्षरों का आकार अधिक छोटा ना हो और अधिक बड़ा भी ना हो। ठीक, श्याम पट्ट पर लिखते समय लाइन सीधी हो और प्रत्येक लाइन के बीच समान अंतर होना चाहिए। ठीक, अक्षरों का आकार ना बहुत ज़्यादा छोटा हो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो, और लाइनों के बीच में जो आप लाइंस लिख रहे हो वो सीधी हो, उनके बीच में अंतर जो है सेम हो सब लाइनों के बीच में। अच्छा, लिखने की गति ना तो अधिक धीमी हो और ना ही अधिक तेज। ये नहीं है कि बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, पूरा जो है पीरियड निकल गया आप एक ही लाइन लिख पाए। इतना भी फास्ट नहीं है कि आप इतनी फास्ट लिखते जा रहे हो कि बच्चे लिख ही नहीं पा रहे, बिगाड़ दे रहे हो, मिटा दे रहे हो। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। श्याम पट्ट लेखन कौशल के घटक। घटक क्या हैं देख लेते हैं। अक्षरों में स्पष्टता होनी चाहिए। श्याम पट्ट कार्य में स्वच्छता। देखिए, स्पष्ट लिखिए और स्वच्छ लिखिए, ज़्यादा ये नहीं कि बहुत गंदी राइटिंग में आप लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा, पंक्तियों में स्पष्टता एवं अंतर समान अंतर, ठीक है। विषय वस्तु में क्रमबद्धता। ठीक, तो क्या है घटक? अक्षरों की स्पष्टता, श्याम पट्ट कार्य में स्वच्छता, पंक्तियों में स्पष्टता एवं समान अंतर और विषय वस्तु में क्रमबद्धता। ठीक, चलिए अब हमारा देखेंगे हम 10th कौशल जो है पुनरावृत्ति कौशल, रिपीटिशन स्किल। हेडिंग डालिए फिर बढ़ेंगे आगे। डाल लीजिए पुनरावृत्ति कौशल, रिपीटिशन स्किल। चलिए, शिक्षण कार्य कितना सफल रहा इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। ठीक, क्या किया आपने? पढ़ा लिया, बच्चों को अभ्यास प्रश्न दे दिए कि ये करना। ठीक, तो ये क्या होगी? पुनरावृत्ति। जो पढ़ा था उसको फिर से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बच्चे लिखेंगे। ठीक, अच्छा, इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है। ठीक है, क्या है? कोई पाठ पढ़ाया, कोई प्रसंग पढ़ाया, कोई तथ्य पढ़ाया, बच्चे से क्या कहा जाए? दोहराने के लिए कहा जाएगा। ठीक, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित हो जाता है। जब एक ही चीज़ को बार बार एक ही चीज़ का रिपीटेशन होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ फिर दोष रहित हो जाएगी, त्रुटि रहित हो जाएगी। ठीक, उसमें गलतियाँ नहीं होंगी। चलिए, पुनरावृत्ति की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी शिक्षण प्रक्रिया में उतनी ही गत्यात्मकता बढ़ेगी और छात्रों की समस्याओं का समाधान होता चलेगा। हाँ, जितनी रिपीटेशन होगी कमियां उतनी ही कम होती जाएंगी। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन जितनी होगी शिक्षण में, बच्चों का शिक्षण में उतना ही त्रुटि रहित होता जाएगा। ठीक, और क्या है? समस्याओं का समाधान होता चला जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति जो कौशल है उसको स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। चलिएगा आगे देखते हैं। अब 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? कि शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश क्या है। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ एक्टिविटीज एंड मोर टीचिंग स्किल्स इन टीचिंग। ठीक, क्या है ये देख लेते हैं। देखिएगा, शिक्षण कौशल के एकीकरण का अर्थ है विभिन्न शिक्षण विधियों और तकनीकों को एक साथ उपयोग करके छात्रों को प्रभावी ढंग से सिखाना। ठीक, क्या है इसका मतलब? शिक्षण में एक से अधिक कौशलों गतिविधियों का प्रयोग। शिक्षण कौशल के एकीकरण का क्या अर्थ है? देखिए, विभिन्न शिक्षण की जो विभिन्न विधियां और तकनीकें हैं उनको एक साथ में फिर सिखाना, उपयोग करना एक साथ में। ठीक है, ये है इसका अर्थ। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण एकांगी, प्रशिक्षण या शिक्षण आप कुछ भी लिख लीजिए। प्रशिक्षण एकांगी कार्य ना होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है। कैसी है? एकांगी तो नहीं है, बहुत आयाम होते हैं शिक्षण के। ठीक है, तो बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य प्रशिक्षुओं में उन सभी कौशलों की दक्षता विकसित करके इस योग्य बनाना है कि वह कक्षा में
कि वह कक्षा शिक्षण को सर्वोत्तर रूप में प्रस्तुत कर सकें। देखिए क्या है, कई कौशलों को एक साथ सिखाना, क्या हो जाएगा, एक से अधिक कौशल, ठीक है, विकसित करना। और क्या है, शिक्षण जो है एकांगी स्वरूप वाली प्रक्रिया नहीं है, बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया है। इसके लिए क्या है, टीचरों में जो टीचर्स क्या बोले हो, जो प्रशिक्षु हैं, आपके स्टूडेंट टीचर हैं, जो छात्राध्यापक जो हैं, उनमें क्या करना है, सभी कौशलों और दक्षताओं का विकास करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जब उनके अंदर सभी कौशल दक्षताओं विकसित होंगी तो वो कक्षा में एक बेहतरीन शिक्षण करा पाएंगे, क्या है, एक सर्वोत्तम शिक्षण का रूप प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक, चलिए यही था हमारा शिक्षण में, क्या था, शिक्षण में एक से अधिक कौशलों और गतिविधियों का समावेश। ठीक, चलिएगा। अच्छा, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एलन एवं रियान के अनुसार शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण। क्या पूछा था, एलन और रियान ने कितने प्रकार के कितने शिक्षण सूत्र दिए हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं। एलन और रियान ने 14 शिक्षण सूत्रों के नाम बताए जो इस प्रकार हैं। ठीक है, 14 अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि कितने दिए, तो 14 शिक्षण सूत्र दिए हैं एलन और रियान ने। कौन कौन से दिए हैं, नाम देख लेते हैं। कौन सा, उद्दीपन विन्यास, विन्यास प्रेरणा, समीपता, पुनर्बलन, मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, प्रश्न पूछना, खोजपूर्ण प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न, छात्र व्यवहार का ज्ञान, और क्या है, छात्र व्यवहार का ज्ञान, दृष्टांत देना, व्याख्यान और उच्च स्तरीय प्रश्न। ठीक, क्या क्या है देखते हैं एक बार फिर से। क्या है, पहला उद्दीपन विन्यास, दूसरा विन्यास प्रेरणा, तीसरा समीपता, चौथा पुनर्बलन, पांचवा मौन एवं अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया, छठा प्रश्न पूछना, सातवां खोजपूर्ण प्रश्न, आठवां विकेंद्रीय प्रश्न, नवा छात्र व्यवहार का ज्ञान, और 10वां क्या है, दृष्टांत देना, 11वां क्या है, व्याख्यान, 12वां क्या है, उच्च स्तरीय प्रश्न, और 2 और बचे हमारे, वो देख लेते हैं। नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णतः, ये किसके अनुसार है, एलन और रियान के अनुसार। ठीक है, 14 शिक्षण सूत्र हैं, नियोजित पुनरावृत्ति और संप्रेषण पूर्णतः, 13वां और 14वां। अब इसके बाद हम देखेंगे बी के पासी के अनुसार। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशलों के नाम बताए हैं जो इस प्रकार हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों में प्रभावशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, स्पष्टीकरण कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन भिन्नता, मौन तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन। ठीक है, और कौन कौन से हैं, 13 दिए हैं। छात्रों के कार्य को प्रोत्साहन, श्याम पट्ट का प्रयोग, पाठ समापन, छात्र व्यवहार की पहचान। ठीक है, किसने दिए हैं, बी के पासी ने दिए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पहला क्या दिया है बी के पासी ने, 13 दिए हैं शिक्षण सूत्र। अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों में प्रभावशीलता, खोजपूर्ण प्रश्न, स्पष्टीकरण कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन भिन्नता, मौन तथा अशाब्दिक अंतःक्रिया, पुनर्बलन, छात्रों के कार्य को प्रोत्साहन, श्याम पट्ट का प्रयोग, पाठ समापन, छात्र व्यवहार की पहचान। ठीक है, ये 13 शिक्षण सूत्र दिए हैं बी के पासी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। देखिए, शिक्षण कौशलों की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं 2 शिक्षण कौशलों को स्पष्ट कीजिए। 2018 में पूछा है। कोई भी 2 शिक्षण कौशल आपको बता देने थे। अवधारणा की, शिक्षण कौशल की अवधारणा क्या है ये बताने के बाद कोई भी जो आपको 2 याद थे वो आपको बताने थे। ठीक, अच्छा, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो क्या होती है, स्पष्टता और संक्षिप्तता। स्पष्ट होनी चाहिए प्रस्तावना और उसमें संक्षिप्तता होनी चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। हो गया,
हाँ, तो आपका क्या है, यहीं पर आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। कौन सा? चैप्टर 7 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक, आपका थोड़ा सा और बचा है, एक दो चैप्टर और बचे हैं, वो भी कंप्लीट करवा दूंगी बहुत ही जल्द। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है भाई, नोट्स बनाते चलिए, एग्जाम्स में बहुत टाइम नहीं है, रिवीजन भी करते चलिए अब तो। ठीक, नोट्स और रिवीजन साथ में लेकर चलिए, क्योंकि अब एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, तो क्लास को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।